आज हम बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। तो देखिए, अब तक जो हमने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा है कि कोई भी आवेश है वो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, विद्यमान है या नहीं है, किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को प्रदर्शित करना पड़े, व्यक्त करना पड़े, तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट था, उसने कुछ काल्पनिक रेखाएं बताई हमें। विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं बताई। उन्हीं रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। माइकल फैराडे एक वैज्ञानिक था और उसने किसी भी स्थान पर अगर विद्युत क्षेत्र को ग्राफीय रूप से प्रदर्शित करना हो, ग्राफीय रूप से व्यक्त करना पड़े, तो उसके लिए हमें कुछ काल्पनिक रेखाओं का सुझाव दिया कि काल्पनिक रेखाओं द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। उन्हीं काल्पनिक रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ये जो रेखाएं होती हैं ये हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा का भी ज्ञान करवाती हैं। तो देखिए, हम लिखते हैं विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। ये बात थी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कि हमें कहीं भी विद्युत क्षेत्र को ग्राफीय रूप से प्रदर्शित करना पड़े तो उसके लिए हम कुछ काल्पनिक और सतत रेखाएं, सतत मतलब कंटिन्यूअस, ऐसे नहीं यहाँ खींच दी फिर आगे ब्रेक हो गया, फिर खींच दी फिर ब्रेक हो गया, फिर खींच दी, ऐसे बीच बीच में रेखाएं टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक पूरी रेखा कंप्लीट रेखा होनी चाहिए। जब तक ये रेखा चलेगी एक कंटिन्यूअस रेखा के रूप में चलेगी, लगातार चलेगी, बीच में ब्रेक नहीं होगी। ऐसी जो रेखाएं होती हैं उनको सतत रेखा बोलते हैं। तो ये थी बात हमारी कि विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए सतत और जो काल्पनिक रेखा खींचते हैं उनको विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। फिर दूसरी बात थी हमारी इसी के बारे में, परिभाषा में ही, इसी परिभाषा में हम एक छोटी सी बात और लिख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं इनसे विद्युत क्षेत्र की दिशा का ज्ञान होता है। ओके, लिख सकते हो क्षेत्र रेखाओं से ही, क्षेत्र रेखाओं से ही विद्युत क्षेत्र की दिशा का ज्ञान होता है। ये बात थी विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। बहुत बार पूछ ली जाती है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्मों की। तो पहला गुणधर्म जो है वो ये है कि ये जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं काल्पनिक और सतत होती हैं। काल्पनिक का क्या अर्थ हुआ कि हम कोई भी आवेश के चारों तरफ रेखा खींचेंगे, आवेश के चारों तरफ हम क्या खींचेंगे, कुछ क्षेत्र रेखाएं खींचेंगे। वास्तव में वहाँ कोई ऐसी रेखा नहीं होती है, वास्तव में वहाँ कोई भी रेखा नहीं होती है। वास्तविकता में सिर्फ हम वो रेखाएं खींच रहे हैं, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करने के लिए ही खींच रहे हैं। अतः वहाँ पर कोई वास्तविक रेखाएं नहीं होती, इसलिए इन रेखाओं को काल्पनिक बोलते हैं। दूसरी बात ये सतत यानी कंटिन्यूअस होती हैं, बीच में कभी भी ब्रेक या टूटती नहीं है। एक बार स्टार्ट हो गई, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक लगातार क्षेत्र रेखाएं विद्यमान होती हैं। तो पहला गुणधर्म क्या है? ये बात थी। अब अपन बात करें क्षेत्र रेखाएं खींचेंगे कैसे, ध्यान से समझना है उस बात को। मैं ये कोई भी आवेश ले लेता हूँ, धन आवेश ले लिया मैंने, ये कोई भी धन आवेश ले लिया। इसके चारों तरफ क्या है, विद्युत क्षेत्र विद्यमान है, विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसके आसपास कहीं भी इकाई धनावेश रखूँगा।
क्या रखूँगा, इकाई धन आवेश मैं यहाँ रखने वाला हूँ। इसके आसपास कहीं भी रख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे रख दिया इकाई धन आवेश। मेरी बात को ध्यान से समझोगे, ये पहले से कौन है, धन। यहाँ भी क्या रखूँगा, धन आवेश रखूँगा, इकाई धन आवेश या परीक्षण आवेश रखूँगा। तो उस पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा और वो किस दिशा में गमन करेगा, बाहर की तरफ गति करेगा। अगर मैं यहाँ नीचे परीक्षण आवेश यहाँ रख देता हूँ, परीक्षण आवेश, तो पहले वाला आवेश उसको प्रतिकर्षित करेगा और वो धनावेश नीचे की तरफ गति करेगा। यहाँ रख दूंगा तो भी वो प्रतिकर्षित होगा, यहाँ रखूँगा तो भी प्रतिकर्षित होगा, यहाँ भी प्रतिकर्षित होगा, यहाँ भी प्रतिकर्षित होगा, ऐसे प्रतिकर्षित होगा। तो ये बात यहाँ पर आ रही है हमारे सामने कि जो प्रतिकर्षण बल है, बल की दिशा में ही क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र होता है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा का ज्ञान हमें किससे होता है, क्षेत्र रेखाओं से होता है। तो जिस दिशा में ये रेखा खींची है इनको देखना है। ये आवेश कैसा है, धन आवेश है, धन। और धनावेश से क्षेत्र रेखाएं किधर जा रही हैं, बाहर की तरफ। शुरू कहाँ से हुई, यहाँ से, और आगे जा रही हैं, हमें नहीं पता ये कहाँ पर ख़त्म होंगी। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं और अनंत पर जाकर के ख़त्म होती हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, त्रिज्यीय रूप से बाहर की तरफ होती हैं। कैसे होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं, लेकिन कैसे, त्रिज्या के रूप में बाहर की तरफ उत्सर्जित होती हैं धन आवेश से क्षेत्र रेखाएं। फिर अपन बात करेंगे ऋणावेश की। अगर यहाँ ऋणावेश होता, देखिए ये कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है। अब बात करते हैं इसके आसपास कहीं भी हमें परीक्षण आवेश रखना है। यहाँ हम रखेंगे परीक्षण आवेश यानी कि इकाई धन आवेश। तो पहले से जो आवेश मौजूद है वो ऋण होने के कारण इकाई धनावेश को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। अगर यहाँ रखेंगे तो जो पहले से आवेश मौजूद है, पहले वाला आवेश, वो इस परीक्षण आवेश को अपनी तरफ खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा। ये देखिए, यहाँ रखें तो भी आकर्षित करेगा, यहाँ रखें तो भी आकर्षित करेगा, यहाँ रखें तो भी आकर्षित करेगा, यहाँ रखें तो भी, यहाँ रखें तो भी, यहाँ रखें तो भी आकर्षित करेगा। तो हम बात करते हैं क्षेत्र रेखाओं के अगले गुणधर्म की। तो क्षेत्र रेखाओं का अगला गुणधर्म है, अगर एकल धन आवेश हो, अकेला धनावेश हो, तो क्षेत्र रेखाएं धन से प्रारंभ होती हैं और अनंत पर जाकर ख़त्म होती हैं। धन से प्रारंभ होकर कहाँ, अनंत तक जाती हैं। अगर ऋणावेश हो तो ये कहाँ से शुरू हुई हैं, क्योंकि ये बीच में ब्रेक नहीं होती, इसलिए कहाँ से शुरू हुई हैं, अनंत से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो ये बात हम लिख लेते हैं। तो ये बात थी एकल धनावेश और एकल ऋणावेश की। धनावेश में धन से शुरू होकर अनंत तक जाएंगी तो अनंत पर समाप्त होंगी, और ऋण में अनंत से शुरू होकर ऋण आवेश पर आकर के समाप्त हो जाएंगी। तो मैं यहाँ एक छोटा सा चित्र भी बना देता हूँ। ये धनावेश है, तो इसमें क्या कर दो, आप बाहर की तरफ दिखा दो, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, त्रिज्यीय रूप से बाहर की तरफ क्षेत्र रेखाएं होती हैं। ऐसा एक चित्र बना सकते हो। ये हो गई एकल धनावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं। ये किसके कारण हुई, धन के कारण। यहाँ दूसरा चित्र बना देंगे ऋणावेश का। ऋणावेश का चित्र बनाएंगे तो उनमें हमें दिशा क्या लगानी है, अंदर की तरफ लगानी है। क्षेत्र रेखाओं की दिशा अंदर की तरफ लगा देंगे। तो ये हुए हमारे पहले 3 गुणधर्म। इसके बाद हम और भी कुछ गुणधर्म की बातें करेंगे। अब हम बात करते हैं, अगर एक धनावेश हो हमारे पास और एक ऋण आवेश हो, यानी कि आवेश का एक जोड़ा हो, युग्म हो, जैसे ये धनावेश है और ये ऋण आवेश है, तो कैसे बनेंगी क्षेत्र रेखाएं।
हमने बात करी थी कि धनावेश से शुरू होकर अनंत पे जाती हैं और फिर अनंत से शुरू होकर किस पर ख़त्म होती हैं, ऋण पर। तो बीच में से अनंत को हम हटा देंगे, धन से अनंत जाएंगी, अनंत से ऋण पर आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, धन से सीधा ही ऋण आवेश पर ये क्षेत्र रेखाएँ भेज देंगे। कुछ क्षेत्र रेखाएँ यहाँ से घूमते हुए कहाँ पहुँचेंगी, ऋण आवेश पर पहुँचेंगी। कुछ क्षेत्र रेखाएँ यहाँ से घूमते हुए ऋण आवेश पर पहुँच जाती हैं। तो ये बात थी क्षेत्र रेखाओं के बारे में। अगर हमारे पास युग्म उपस्थित हो, और भी क्षेत्र रेखाएं हैं जो इधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारी क्षेत्र रेखाएं हैं। ये देखिए, ये थी आवेश युग्म यानी आवेशों के जोड़े के कारण क्षेत्र रेखाएं, जो स्टार्ट कहाँ से हुई, धन से, और ऋण पर समाप्त हुई। तो अगला फोर्थ पॉइंट आवेश युग्म बोलेंगे। इसको युग्म इसलिए बोलेंगे क्योंकि एक धन है और एक ऋण है। तो हम ब्रैकेट में ये लिख भी देंगे आवेश युग्म, और युग्म में क्या लिख देंगे, प्लस क्यू कोमा माइनस क्यू। प्लस और माइनस दो आवेश हो गए के कारण क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, के कारण क्षेत्र रेखाएं कहाँ से शुरू होती हैं, धन से शुरू होती हैं और ऋण पर समाप्त होती हैं। तो ये बात थी अपने चौथे गुण धर्म की, ये लिखना है और ये डायग्राम बना देना है। फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट पांचवें गुण धर्म के बारे में। तो देखिए कैसे मैं ये मिटा देता हूँ अभी के लिए। देखिए क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो ज़रूरी नहीं सीधी हों, सीधी रेखा में भी हो सकती हैं। जैसे हमने एकल धनावेश की खींची, एकल ऋणावेश की खींची। यहाँ युग्म की खींची तो वो कैसे थी, वक्र के आकार की भी थी। ऐसी भी क्षेत्र रेखाएं हो सकती हैं, वक्र के आकार की भी हो सकती हैं क्षेत्र रेखाएं। हमें क्या करना है, क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर यहाँ स्पर्श रेखा खींचनी है। क्या खींचनी है, ये बिंदु P है, ये बिंदु P है। तो P पर हमें क्या खींचेंगे, एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। देखो ये क्या खींच दी, बिंदु P की स्पर्श रेखा। तो ये जो रेखा है ये क्या बता रही है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है। विद्युत, यहाँ P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। उसके बाद अगर हमें यहाँ बिंदु Q पर चाहिए विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो यहाँ भी क्या खींचेंगे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। यहाँ R पे खींचना हो तो भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी एक स्पर्श रेखा खींचेंगे जो क्या करेगी, बिंदु R पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। तो नेक्स्ट अपना जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचें तो वह रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। ये बात थी हमारी अगले पांचवें गुणधर्म की। इसमें ये चित्र भी बना सकते हैं। अब अपन बात करेंगे स्पर्श रेखा दिशा को व्यक्त करती है। चित्र में मिटा देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट बात करूँगा मैं। देखिए एक क्षेत्र रेखा ये है और दूसरी क्षेत्र रेखा ये है। ध्यान से देखोगे आप, ये पहली क्षेत्र रेखा है और ये दूसरी, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। ये बिंदु क्या है, P। तो मेरे को बिंदु P पर क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए। बिंदु P पर चाहिए विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा खींचने के लिए मैं क्या करूँगा, स्पर्श रेखा खींचूंगा। दिशा पता लगाने के लिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा पता लगाने के लिए मैं क्या खींचूंगा, स्पर्श रेखा। तो पहले वाली की स्पर्श रेखा ये खींच दी मैंने। किसकी खींची, इसकी स्पर्श रेखा खींच दी मैंने।
तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, इधर हो गई कि नहीं हो गई, किसके हिसाब से, पहली रेखा के अकॉर्डिंग क्या हो गई, पहली रेखा की स्पर्श रेखा खींच दी तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा। यहाँ मैं इसकी खींच देता तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आ जाती, ये हो जाती। अब बताओ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये स्पर्श रेखा कह रही है इधर होगी, ये कह रही है इधर होगी। एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं कैसे हो सकती हैं, या तो इधर होगी या इधर होगी, होगी तो एक ही तरफ। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, इसलिए कटान बिंदु पर कितनी क्षेत्र रेखाएं प्राप्त हुई, दो क्षेत्र रेखाएं प्राप्त होती हैं, इसीलिए हमें दो दिशाएं भी मिली हैं। तो ऐसा वास्तव में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव ही नहीं है। तो संभव नहीं है इसका मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं काटेंगी भी नहीं, अगर काट देंगी तो दो दिशाएं होंगी, जो संभव नहीं है। इसलिए कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, गुणधर्म नंबर 6 क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि काट देंगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ जैसा हुआ, यदि काट दें तो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होती हैं, काट दें तो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होती हैं, जो संभव नहीं है। तो ये था इसका अगला गुणधर्म। ये गुणधर्म और ये चित्र आप बना सकते हो पॉइंट नंबर 6। देखिए हमने बात करी कि ये जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये शुरू कहाँ से होती हैं, धन से, और ख़त्म कहाँ होती हैं, जैसे हमने ये पढ़ा, स्टार्ट कहाँ से होंगी, धनावेश से, और जाके ख़त्म किस पर हो जाएंगी, ऋण पर हो जाएंगी। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम, एक आवेश से शुरू होती हैं और दूसरे पर ख़त्म होती हैं। शुरू कहाँ से होती हैं, एक आवेश से, ख़त्म किसी अन्य आवेश पर होती हैं। तो जहाँ से शुरू हो वहीं ख़त्म हो जाए। देखो ये पॉइंट ए है, यहाँ से शुरू हुई और वापस आके यहीं ख़त्म हो गई। देखो तो ये क्या बन गया, बंद वक्र बन गया। ये क्या बन गया, बंद वक्र। लेकिन ऐसा क्षेत्र रेखाओं में नहीं हो रहा। शुरू कहाँ से हुई, धन से, और ख़त्म कहाँ हुई, ऋण पर। तो क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र होती, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र होती। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट गुणधर्म की। नेक्स्ट गुणधर्म में मैं कुछ क्षेत्र रेखाएं खींच रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने 3 अलग अलग प्रकार की क्षेत्र रेखाएं खींची, तीनों में क्या फ़र्क है। देखिए यहाँ पर क्षेत्र रेखाएं सघन हैं, यहाँ आगे जाते ही क्या हो रही हैं, विरल हो रही हैं। यहाँ क्षेत्र रेखाएं ऊपर सघन है, नीचे विरल हो रही हैं। यहाँ क्षेत्र रेखाएं समांतर भी हैं और एक दूसरे से समान दूरी पर भी। क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं और समान दूरी पर हैं। तो देखिए यहाँ जो गुणधर्म है बात करने वाले हैं हम, जहाँ पर क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, सघन होती हैं, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अधिक होती है। इसका मतलब ये वाला जो बिंदु है, ए बिंदु, इस पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्षेत्र रेखाएं सघन हैं। यहाँ बिंदु बी पर क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, दूर दूर हैं, विरल हैं, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ बात करें, देखो यहाँ आमने सामने तो समांतर तो हैं, समांतर तो
हैं, लेकिन उनके बीच की दूरी समान नहीं है। नीचे सघन है, ऊपर विरल है। तो यहाँ बात करें देखो ए बिंदु की, और ये हमारा बिंदु हो गया बी। तो यहाँ बताइए सघन कहाँ पर है? बी पर है। इसलिए यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ अधिक हो जाएगी? बी पर अधिक हो जाएगी। यहाँ देखिए क्षेत्र रेखाएं क्या है? समांतर भी हैं और एक दूसरे से समान दूरी पर भी हैं। तो यहाँ पर कोई भी दो बिंदु ले लो, यहाँ ले लो ए बिंदु, ये ले लो बी बिंदु। अगर ए और बी ले रहे हो तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? दोनों जगह बराबर हो जाएगी। कब बराबर होगी? जब क्षेत्र रेखाएं समांतर और समान दूरी पर हों, तो उनके मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होता है? एक समान होता है, सम विद्युत क्षेत्र होता है। तो ये बात हम लिख लेते हैं। अगला 8 नंबर पॉइंट। तो ये थे अपने पॉइंट नंबर 8 के बारे में, जिसको हमने 3 भागों में अध्ययन किया है। पहला, जहाँ पे सघन होंगी वहाँ विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा, जहाँ विरल होंगी वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होगा, और जहाँ पे समांतर होंगी और एक दूसरे से समान दूरी पर होंगी, दूरी भी इनके बीच की क्या है? समान है, तो वहाँ क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र का मान समान रहेगा, यानी उनके मध्य विद्युत क्षेत्र सम विद्युत क्षेत्र होता है। तो ये था अपना नेक्स्ट पॉइंट। अब अपन बात करते हैं उससे अगले पॉइंट के बारे में। पॉइंट क्या है? ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं ये फैलती भी हैं और संकुचित भी होती हैं, लेकिन फैलती कहाँ पर हैं और संकुचित कहाँ पर होती हैं, ये बात करनी है। ये जब संकुचित होंगी, पास पास आएंगी, तो वो तो होता है लंबाई की दिशा में। क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई की दिशा में संकुचित होने का प्रयास करती हैं। जब ये पास पास आने का प्रयत्न करती हैं, जैसे देखो ये धनावेश है और ये ऋणावेश है, यहाँ से क्षेत्र रेखाएं स्टार्ट हुई सभी दिशाओं में, देखिए। तो ये वाली जो क्षेत्र रेखाएं हैं ये आगे जाके क्या हो रही हैं? देखो यहाँ पास आने का प्रयत्न कर रही हैं। ये क्षेत्र रेखाएं भी निकट आने का प्रयत्न कर रही है, इधर से घूम के निकट आएगी। यहाँ और भी होगी, वो भी इसके निकट आने का प्रयत्न करेगी, इधर से आएगी, वो भी निकट आने का प्रयत्न करेगी, लंबाई की दिशा में करीब आएगी। जैसे यूं क्षेत्र रेखाएं चल रही हैं तो वो आगे जाके क्या आ जाएंगी? करीब आ जाएंगी, एक दूसरे के निकट आ जाएंगी लंबाई की दिशा में। तो जब भी क्षेत्र रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का, निकट आने का प्रयत्न करती हैं, तो वो हमें विपरीत आवेशों में आकर्षण को व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है। तो हम लिख लेते हैं, ये क्षेत्र रेखाएं, ये क्षेत्र रेखाएं लंबाई के अनुदिश संकुचित होने का प्रयत्न करती हैं, जो हमें विपरीत आवेशों में आकर्षण को व्यक्त करता है। तो ये बात थी। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे, हमने यहाँ बनाई नहीं है अभी तक, एक युग्म है हमारे पास, उसमें या तो दोनों धन हैं या दोनों ही ऋण आवेश हैं। यहाँ मैं बना देता हूँ, ये भी धन है और ये भी धन है। तो इससे जो क्षेत्र रेखाएं बनाएं वो कैसे बनाएंगे? क्योंकि धन से बाहर की तरफ होती, तो इससे भी बाहर की तरफ होंगी, देखो क्षेत्र रेखाएं,
और इससे भी क्षेत्र रेखाएं स्टार्ट कैसे होंगी, बाहर की तरफ होंगी। ये मैंने एरो लगा के व्यक्त कर दिया कि क्षेत्र रेखाएं धनावेश से स्टार्ट होती हैं, तो मैं यहाँ भी धनावेश से स्टार्ट करने वाला हूँ। ये देखिए, लेकिन इन क्षेत्र रेखाओं में क्या होगा, ये क्षेत्र रेखाएं स्टार्ट होके ऐसे घूम जाएंगी। क्या होगा, ऐसे घूम जाएंगी क्षेत्र रेखाएं। और भी क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ये भी ऐसे ऐसे घूम जाती हैं, बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं, ऐसे मुड़ जाती हैं, बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं। देखिए ये ऐसे इस प्रकार से। तो ये क्षेत्र रेखाएं होंगी अकेले दो धनावेश हों या दो ऋणावेश हों, तो इस प्रकार से होती हैं। और इनके मध्य यहाँ पर कोई भी क्षेत्र रेखा नहीं होती, यहाँ कोई भी क्षेत्र रेखा नहीं होती, इसलिए इसको एन यानी न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, उदासीन बिंदु बोला जाता है। तो ये थी हमारी धन आवेश युग्म के कारण क्षेत्र रेखाएं। अब देखिए ये क्या करती हैं, फैलने का प्रयास करती हैं, दूर जाने की कोशिश कर रही हैं। देखो इधर से यूं थी, फिर एक दूसरे से दूसरी तरफ मुड़ गई। तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए, लास्ट पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं। क्षेत्र रेखाएं, इनकी लंबाई यूं होनी चाहिए थी, लेकिन ये इधर जा कर के और एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास कर रही हैं। इधर से क्षेत्र रेखा आई, इधर से आई, दोनों क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट आ रही थी, लेकिन ये वाली इधर घूम गई, ये वाली इधर घूम गई, यानी दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, विपरीत जा रही हैं या प्रतिकर्षित हो रही हैं। तो ये देखिए, ये क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत, अपनी लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती हैं, लंबवत फैलने का प्रयत्न करती है, जो हमें समान आवेशों में आकर्षण को व्यक्त करता है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण को व्यक्त करता है, प्रतिकर्षण को व्यक्त करता है। तो ये बात थी, समान आवेशों में दोनों धनावेश हैं। अगर ये दोनों ऋण होते तो क्षेत्र रेखाएं कैसे खींचते, क्षेत्र रेखाएं यही आएंगी, तीर का निशान अंदर की तरफ हो जाएगा सबका। दो अगर ऋण आवेश हो, ये भी ऋण ये भी ऋण, तो क्षेत्र रेखाएं किधर मुड़ जाएंगी, अंदर की तरफ मुड़े जाएंगी। तो ये थे क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं और क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। एग्जाम में इनमें से कोई एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुणधर्म लिखो, 3 लिखो या 4 गुणधर्म लिखो ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर कोई विशेष गुणधर्म के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों नहीं काटती हैं, ये भी पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। याद रहे, 1 अंक का क्वेश्चन इनमें से आ सकता है।